हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 30 मार्क्स का सीडीपी करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर का हमारा सीरीज चल रहा है सीटेट का, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 16 दिसंबर का पेपर का हमारा दोस्तों ईवीएस मैथ्स और सीडीपी कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस सेशन में 20 दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर ऑनलाइन हुआ था, उसका दोस्तों हम लोग 30 मार्क्स का सीडीपी करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए होता है क्या, मतलब कि ऑकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड नॉट यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल ये नहीं होता है, सिंगल कोर्स नहीं होता है। तो नहीं हमसे पूछा गया है, यही हो जाएगा आपका आंसर। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये सही है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। तो यानी आपसे पूछा गया है गलत, और गलत है दोस्तों फर्स्ट, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। देखिए, शीर्षगामी का मतलब दोस्तों इंग्लिश होता है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ये किस क्षेत्र पर, किस प्रिंसिपल पर ये लागू होगा। तो सेफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल है दोस्तों, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये ना मतलब कि फ्रेंड्स सेफेलोकॉर्डल जो होता है ना, ये मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि गामक विकास से पर लागू होता है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट। अब हम देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाषा यानी कि सेंसिटिव पीरियड, भाषा विकास यानी कि उस एज में भाषा का विकास से रिलेटेड अगर हम बात कीजिए, भाषा का विकास तेज से होता है या ज़्यादा उस सेंसिटिव एज होता है भाषा विकास के लिए। जन्म पूर्व का समय, आप देखिए जन्म पूर्व का समय में बच्चा भाषा कहाँ से सीखेगा, तो ये तो होगा नहीं। प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। स्टार्टिंग में बच्चे मतलब भाषा विकास के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव एज होता है, अवस्था होता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फोर्थ, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक ज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिसमें वो अपना पहचान समझते हैं, भाषा सीखते हैं, अपनी पहचान को जानना शुरू करते हैं और मतलब की चीज़ें सीखते हैं। तो ये प्रारंभिक समाजीकरण होगा या द्वितीय समाजीकरण होगा या प्रच्छन्न वैक्रिय समाजीकरण होगा या सक्रिय समाजीकरण होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रारंभिक समाजीकरण, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण अपने परिवार से ही शुरू होता है, तो यहाँ पर परिवार की बात की गई है, इसलिए आपका प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक, दूरस्थ पारंपरिक, यानी ये चार है ना, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और लेट कन्वेंशनल। तो ये कौन सा स्टेज में ऐसा होता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन द टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी के पर्सपेक्ट में हम मतलब कि नैतिक चिंतन की शुरुआत करते हैं। तो ये किस लेवल पर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह पारंपरिक चरण होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ये कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। अब देखिए हमारे मतलब कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा, यानी हमारे पास जो पहले से ज्ञान है उसमें हम नए ज्ञान को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, शामिल करने का दोस्तों एकोमोडेशन होगा, सोशलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, एसिमिलेशन होगा या ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा और सोशलाइजेशन भी नहीं होगा, ये दो को निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे पास अगर कोई किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए स्कीमा है, नॉलेज है, और उसमें हम फिर नई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीज़ आपके पास होता है, आत्मसात, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एसिमिलेशन, यानी कि पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे 7 में फ्रेंड्स क्या है कि मीना शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के क्या है, प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक मीना बच्ची है और जो शब्द का प्रयोग तो करने लगी है, समझने लगी है, प्रतीक सिंबल को समझ रही है, लेकिन अभी वो कंजर्वेशन और क्रमबद्धता, सीरिएशन वो उसमें नहीं आया है।
तो यानी कि मीना जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? अभी देखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि सीरिएशन और कंजर्वेशन ये सब नहीं आया है, ठीक है। तो केवल उसमें प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीक सिंबॉलिक थॉट किस में आता है? तो आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स, सिंबॉलिक थॉट जो है वो पूर्व संक्रियात्मक में आता है, यानी कि यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समीपस्थ विकास के क्षेत्र। समीपस्थ विकास का यानी कि फ्रेंड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र संप्रदाय किसने प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर दो था ना फ्रेंड्स, एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो किसने ये प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं लेवायोस्की ने किया था, तो आपका 4 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन लेवायोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगमिक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगमिक सामाजिक प्रक्रिया। देखिए जहाँ वाइगोस्की आएंगे फ्रेंड्स, वहाँ समाज से रिलेटेड बातें जो होगी वो सही हो जाएगी। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेंड्स है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? प्रगतिशील कक्षा, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। कौन सा विकल्प जो है वो शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तो देखिए यहाँ पर केवल हम लगातार प्रतियोगिता आयोजित करें, ये कोई सही नहीं है। मौखिक दंड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एक रूपी मानकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के आधार पर। अब देखिए एक रूपी मानकृत मतलब एक ही जैसा एकदम स्टैंडर्ड कैरिकुलम, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है, ये तीनों गलत है। अब क्या है कि केवल अधिगम का मूल्यांकन नहीं करेंगे, अधिगम के लिए भी मूल्यांकन करेंगे ताकि बच्चे सीखे। मूल्यांकन इसलिए करेंगे ताकि बच्चे सीखे, न कि बच्चे जो सीखे हैं उसका कितना सीखे इसका मूल्यांकन केवल नहीं करना है। मूल्यांकन इसलिए करना है कि बच्चे मतलब सीख सके, ठीक है, इस पर बल देना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिद्धांत इस बात को समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, एरिक्सन का या बंडूरा का? दोस्तों ये पियाजे का है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 11 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित है? देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करना है, रोकना है। अब आप अगर टीचर हैं तो आप कक्षा में इसमें से कौन से विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, उचित नहीं है पूछा गया है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये आप मतलब नहीं करेंगे, इसमें आपको रोकना है, ठीक है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं कर सकते। इससे रुकेगा कि और बढ़ेगा जेंडर रूढ़िवादिता। तो हमसे पूछा गया है नहीं मतलब उचित है, तो यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13। अब यहाँ पर क्या है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वो लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता के द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक बनाती है। यानी उसके पिता बढ़ई है और उसके दुकान में पारो जो है वो काम करती है, अपने पिता का हेल्प करती है, और जैसे उसे पिता सिखाते हैं बताते हैं वैसे वो अपनी लकड़ी के ब्लॉक से वो मतलब कि उसी तरह से वो लकड़ी के ब्लॉक बनाती है। उसे हाल में ही WUS स्कीमा के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वो शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। मतलब वो गणित थोड़ा सा सीखने में उसको प्रॉब्लम फील हो रहा है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे को हम कम नहीं समझेंगे। क्या फ्रेंड्स, हमें सोचना है कि बच्चे भगवान है, बच्चे को सब कुछ आते हैं, बच्चे के अंदर कोई कमी हमें नहीं निकालनी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्यापन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमें लगता है कि ये हमारा जो है ये बेस्ट ऑप्शन है आपका 13 का थर्ड, बिल्कुल। जहाँ अनुभव की भी बात की जाएगी, गणितीय अनुभव विद्यालय के बाहर भी जो सीखी है उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाना, ये सही है। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से ज्ञान से पृथक रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने घर पे सीखा और जो स्कूल में सीख रहे हैं दोनों को अलग अलग हमें नहीं करना है, दोनों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों थर्ड है। बेस्ट क्या, इसमें से पॉजिटिव यही है, बाकी सब तो निगेटिव है। तो आपका ऑप्शन जो राइट है वो है थर्ड।
आगे हम बात करते हैं ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। आप देखिए ध्वनि लय और शब्द, तो यहाँ से कहीं ना कहीं भाषा की बात हो जा रही है, तो भाषिक बुद्धि के मूल है। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक संरचनात्मक कक्षा की बात की जा रही है और उपयुक्त कौन सी होगी। सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। स्मरण वाला बिल्कुल नहीं, मानक वाला भी नहीं होगा। अब दोस्तों दो आपके पास ऑप्शन है, सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक दूसरे के सहयोग से, क्योंकि सामाजिक संरचनात्मक कक्षा आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा। अब देखते हैं 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। देखिए सतत का मतलब क्या है, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना, अंकों ग्रेड और अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि का सतत तुलना करना, तो ये बिल्कुल निगेटिव है। निरंतर अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये भी गलत है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। देखिए स्मरण की यहाँ पर बातें अगर की गई हैं तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम बात करेंगे 17, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करने की, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ डिफिटिंग, ये तो बिल्कुल गलत है कि हम मतलब कि खुद को मतलब आत्मपराजित लक्ष्य, ये लक्ष्य थोड़ी निर्धारित करने के लिए हम बात करेंगे। मास्टरी ओरिएंटेड यहाँ पर होगा, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, ऐसा भी नहीं, ये लक्ष्य नहीं बनाएंगे। भले असफलता को स्वीकार करने की बात की जाती है, बट ये लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए कि इसका हम लक्ष्य बनाकर चलेंगे। अब मास्टरी यानी कि प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य, ये मतलब पॉजिटिव हमारा है, तो हो जाएगा फर्स्ट। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स 18 में है निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। अब देखिए भेदभाव, समावेशन की बात की जाए रही, यहाँ ऑप्शन में है भेदभाव, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मानकीकृत अनुदेशन यानी स्टैंडर्ड ऑर्डर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, बिल्कुल ये समावेशन का है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। पृथकीकरण और नामांकित करना, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका थर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 19 फ्रेंड्स क्या है कि एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब कि उसको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आंशिक रूप से देख सकता है। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको हम बोलेंगे, मतलब कि आप तुम घर पे शिक्षा प्राप्त करो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऐसा बोलेंगे। उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, क्या ऐसा बोलेंगे। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, क्या ऐसा बोलेंगे। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब कि होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर तो ये निगेटिव वर्ड है कि बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि वो स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। अब स्थिति से जूझने का हमें क्षमता क्यों बच्चे के अंदर विकसित करना है, ये तो निगेटिव हो गया, ऐसे नहीं होगा। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम घर पे पढ़ो, यहाँ नहीं पढ़ सकते, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। अब हम देख लेते हैं 20 फ्रेंड्स हमारे हैं निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होती है। यानी सृजनात्मकता यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी क्लासरूम को ये सपोर्ट करते हैं। कौन सा इसमें से जो है वो दोस्तों, शिक्षा प्रणाली। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना। देखिए यहाँ पर अपसारी होता तो मानते, लेकिन अभिसारी है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए जिसमें थर्ड है वो तो नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, तो फ्रेंड्स इसमें अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट आपका सही है, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं दिख रही है तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको भी मानेंगे। विचार मंथन पर बल देना, ये भी पॉजिटिव है। असहमति के प्रति सहनशीलता, ठीक है, ये भी बच्चे के अंदर हम मतलब कि ये भी सहायक होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम बात करेंगे 21
एक स्वर चिंतन यानी आत्म विमोह वाले छात्रों को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। अब देखिए यहाँ पर ट्यूटर वगैरह ये सब निगेटिव वर्ड है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, स्पेशल स्कूल में भेजना, क्या ये हम करना चाहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ये भी मतलब कि देखा जाए बच्चों को कम शोर वाले चिंता, ऐसा कुछ भी नहीं। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ऐसा नहीं लिखित सामग्री हम उसको दें। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, आत्म विमोह वाले छात्र हैं, ठीक है। यानी कि इसका अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं ऑटिज़म है ना, ऑटिज़म की प्रॉब्लम उनमें है, तो फ्रेंड्स बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना ये बेस्ट होगा। मतलब अनुरूप नहीं है तो ये आपका आंसर बेस्ट होगा, क्योंकि निगेटिव आपसे पूछा गया है तो हम निगेटिव ही आंसर देंगे ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये सारे सही है और हमसे पूछा गया है गलत, तो अलग स्कूल में क्यों भेजेंगे, अलग स्कूल में भेजना ये गलत है, तो यही हमसे पूछा गया है। आगे हम देखेंगे 22। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए कि कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, साझा देना चाहिए। तो ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है, प्रोत्साहित करना चाहिए है ना, कि वो प्रश्न पूछ सके। अब देखते हैं 23। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगलने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है कि केवल आप पढ़ो और वहीं उगल दो, ऐसा नहीं। अपना भी वहाँ पर अपना भी अनुभव शेयर करो, क्रियाशील हो, प्रश्न पूछने, वाद विवाद, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करना चाहिए। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिगम का जो स्वरूप है वो क्रियाशील और सामाजिक है। तो देखिए ये भी तो सही है, बिल्कुल क्रियाशील एवं सामाजिक है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जो हमारा बी है वो ए का कहीं ना कहीं व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रियाशील हो, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने। तो अधिगम का स्वरूप क्या है, क्रियाशील होना चाहिए, यानी क्रियाशीलता की भी बात की जाइए। सामाजिक है यानी समाज की भी बात की गई है, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है और जो हमारा बी है वो ए का व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 24। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। देखिए आलेखीय साधनों का प्रयोग यानी कि किसी भी ज्ञान को या संबंधों को सुव्यवस्थित करना है, तो उसमें अगर हम आलेखीय साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका है खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट हम देखेंगे उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, इंटरनल मोटिवेशन को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से अब अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो देखिए ये इसलिए मेहनत करी है क्योंकि उसको घड़ी मिलने वाला है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं हुआ। रूमी अपनी गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। देखिए टीवी देखने देंगे इसलिए गृह कार्य पूरा कर रहा है। रोमा बहुत से पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा बन जाती है। अब अध्यापिका उसकी प्रशंसा करे इसके लिए, ठीक है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो ये हुआ उसका इंटरनल मोटिवेशन, ऑप्शन हो जाएगा 4। हम देखते हैं 26। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देता है। चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देता है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना है। देखिए अब एक दूसरे से तुलना करना ये तो गलत हो गया, ये तो चिंता को क्या करेगा, सामना करने में सहायता नहीं देता है, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से ये हो जाएगा 4 क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है और यही गलत है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं 27।
रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है ना। त्रुटियों का क्या कर रही है? विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? त्रुटियों को विश्लेषण करने के पीछे अधिक त्रुटि वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्रों से अलग करने का इसका उद्देश्य है। तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स। अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड बिल्कुल गलत है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना, क्योंकि ये छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, हम त्रुटि समझेंगे और प्रयास करने मतलब कि अधिक अभ्यास करने के लिए प्रश्न देंगे, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा 4, 27 का 4। आगे हम देखते हैं 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे भी गलत है। स्मरण यानी रोट जहाँ देखेंगे गलत काटिए। अब अगर पॉजिटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वेधन और अभ्यास, संप्रत्ययी समझ। तो इसमें से दोस्तों 3rd या 4 में से कौन होगा? संप्रत्ययी समझ। ठीक है, इस पर बोल देती है। अब हम देखते हैं 29। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्याख्यान और प्रत्यक्ष से अधिक वो सीखेंगे। पुनरावृत्ति तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाए, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 29 का जो आपका ऑप्शन होगा वो 3rd होगा कि वो क्रियाशीलता से अगर भाग लेंगे क्रियाकलाप और कार्य में, तो वो सबसे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। अब देखिए हम लास्ट हमारे जो क्वेश्चन है देखते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रदान करवाना और उन्हें अपनी अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम को बढ़ावा देने छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करना, अलग अलग प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपनी अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। ये किसका है? यंत्रवत अधिगम। तो ये तो भाई यंत्रवत यानी कि रोट लर्निंग नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, तो ये भी नहीं है। अन्वेंशिक, बिल्कुल अन्वेंशिक ये है। तो ये आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। यानी डिस्कवरी लर्निंग की यहाँ पर बात की जा रही है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग वो सामग्री का प्रावधान करें और अपने अकॉर्डिंग वो मतलब कि अधिगम करें, इसके लिए स्वतंत्र हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये 30 क्वेश्चन हमने CDP का कर लिया। अब हम 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 20 दिसंबर का हमारा पेपर था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।